आयशा के फोन पर बार बार पता नहीं किसका फोन आ रहा था और कोई ऐसा इंसान था जो बहुत गुस्सा चल रहा था। अब आगे क्या होता है, आयशा ने फोन में बात करते करते कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अमन से शादी करके मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी और फिर इन लोगों को इनके घर से बेदखल करके मैं और तुम शादी कर लेंगे और फिर सारी प्रॉपर्टी पर राज करेंगे। मेरी बात मानो, यही सही तरीका है। तुम जानते हो हम दोनों की फैमिली हमारी शादी के लिए नहीं मानेगी और इन सब से भागकर अगर हमें शादी करनी है तो हमें पैसे तो चाहिए ना। आयशा की बात सुनकर अमित ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास केवल और केवल 2 महीने का समय है। इतने में तुमने सारा काम नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। ये कहकर अमित ने फोन रख दिया तो आयशा की जान में जान आ गई। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं उसके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। अमन फाइनली अपनी शादी के लिए तैयार हो रहा था। इतने में पूजा उसके पास आई। पूजा को देखकर अमन ने मुंह सिकोड़ लिया। वो पूजा से अभी भी नाराज था। उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर भी पूजा उसके करीब आकर बोली, एक बार फिर सोच लो, तुम अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हो। इसके बाद पछताने के अलावा और कुछ नहीं आएगा और तुम्हारे हाथों में तो कुछ भी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, वो तुमसे प्यार नहीं करती है, नहीं करती है। पूजा की बात सुनकर अमन का गुस्सा फिर बढ़ गया और वो उसे देखकर बोला, फिर शुरू हो गई तुम पूजा? तुम सीधा सीधा क्यों नहीं कह देती तुम्हें मुझे खुश देखकर जलन हो रही है? तुम नहीं चाहती कि मैं आयशा के साथ खुश रहूं? तुम क्यों प्राची की तरफदारी करती हो? मैं अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हें। कहीं वो तुम्हें भी रिश्वत तो नहीं देती है ना, इसीलिए तुम उसकी साइड बोलती हो? हाँ, तुम भी इतना गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। पूजा, मैं अभी भी तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो। मैं प्राची से प्यार नहीं करता हूँ और उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम क्यों नहीं मानती मेरी बात? जस्ट लीव मी अलोन, अमन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा तो पूजा उसे देखकर बस इतना बोलकर वहां से चली गई। अमन, जब पता चलेगा ना तो तुम खुद को कोसना मत, बस इतना समझ लेना, तुमने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और तुम जिस बेकसूर लड़की को गिरा हुआ समझ रहे हो वो आज की सीता है और जिस लड़की से तुम शादी करने जा रहे हो उसके लिए मैं क्या ही कहूँ, तुम बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। खैर, चलती हूँ मैं। पूजा की बात सुनकर अमन काफी परेशान हो गया। वो सोच रहा था कि पूजा ऐसा क्यों कर रही है, जबकि वो पहले भी पूजा से कह चुका है कि उसे इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी है। उसे अब प्राची से मतलब ही नहीं था, फिर भी पूजा प्राची की बात को लेकर पीछे पड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा करती क्यों है। वो भी सोच ही रहा था, इतने में उसका फोन बजा और फोन में मिस रिचा का फोन दिखाई दिया। मिस रिचा का कॉल देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, फिर भी उसने कॉल रिसीव करते हुए बोला, हाँ मिस रिचा, बोलिए। तो मिस रिचा सामने से घबराते हुए बोली, सर आप यहाँ आ जाइए, मुझे आपको कुछ बताना है, प्लीज जल्दी से जल्दी आ जाइए आप। मिस रिचा की बात सुनकर अमन काफी परेशान हो गया। वो मिस रिचा से बोला, पर बात क्या है ये तो बताइए। मैं आपको फोन पर नहीं बता सकती, आप जल्दी से जल्दी ऑफिस आ जाइए। ये सुनकर अमन ने फोन काट दिया। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसे लग रहा था कि कहीं किसी ने कोई बदतमीजी तो नहीं की या फिर उसके दुश्मनों ने तो कुछ नहीं किया। आजकल तो वैसे भी बड़े बड़े मिलियनियर के दुश्मनों की लिस्ट इतनी बढ़ती जा रही है कि सोचकर भी डर लगने लगता है। अमन मिस रिचा की बात सुनकर सबको ये कहकर निकल गया कि थोड़ी देर में आता हूँ, पर जब उसकी मम्मी ने उसे जाते हुए देखा तो वो समझाते हुए बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? मम्मी मैं अभी आता हूँ। बेटा आज तेरी शादी है। मम्मी बस आप मुझे केवल 1 घंटे दीजिए। क्यों पागल हो गया है तू? तेरी शादी है और तू ऑफिस जाएगा, कम से कम आज तो मत जा, कम से कम आज के दिन तो छोड़ दे, उसकी मम्मी ने रोते हुए कहा। तो अमन उन्हें समझाते हुए बोला, मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आता हूँ, और इतना कहकर सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचा तो देखा मिस रिचा, मैनेजर हजरत आज कभी जितने परेशान नहीं आ रहे थे पहले, उतने परेशान नजर आ रहे हैं। वो अंदर केबिन में गया और दोनों की तरफ देखकर बोला, क्या बात है? ये सुनकर मैनेजर हजरत हिम्मत करते हुए बोला, सर वो ये सर क्या लगा रखा है? जो भी बात है बोलो, जल्दी बताओ, मतलब मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। अमन ने जैसे ये बात कही तो मिस रिचा बोली, सर हमारी कंपनी को 100 करोड़ का लॉस हुआ है। ये सुनकर अमन परेशान होते हुए बोला, पर ये कैसे हो सकता है? सर हमने ये सारे पैसे पंकज के टेंडर पर लगाए थे और बाद में टेंडर पास करने के बाद भी मिस्टर पंकज ने रिसीव नहीं किया और हमें इतना बड़ा लॉस हो गया।
मैनेजर हसरत बोला। ये बात सुनकर तो अमन काफी परेशान हो गया। 100 करोड़ का घाटा किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। फिर अमन की कंपनी को तो मानो लॉस बियर करना बहुत कष्टदायी हो रहा था। अब हम क्या करें? मिस ऋचा बोली तो अमन ने अपने सर पर हाथ रख दिया और वहीं खड़ा खड़ा कुछ सोचने लगा। इधर प्राची मधु को देखकर बोली, मधु तू निखिल की गाड़ी की चाबी लाके मुझे दे दे। ये सुनकर मधु चौंक कर बोली, क्यों? अमन की शादी में नहीं जाना क्या? पता नहीं कहाँ जाने की प्लानिंग कर रही है तू। मधु तुझे याद है ना वो मंदिर जो हम कॉलेज के टाइम पर अक्सर जाया करते थे? बस वहीं दर्शन करने जा रही हूँ। बहुत दिन से मन बेचैन था तो सोचा अब आई हूँ तो दर्शन कर ही जाऊं। और अभी तो काफी टाइम है, हम थोड़ी देर में चल लेंगे। तुम लोग रेडी हो जाओ तब तक, मुझे रेडी होने में टाइम भी नहीं लगेगा। मधु ने उसे रोकना चाहा तो प्राची ने कह दिया, प्लीज मधु निखिल से चाबी लेकर दे दो। मधु ने गाड़ी की चाबी दे दी तो प्राची गाड़ी ड्राइव करके मंदिर की ओर चली गई। मंदिर पर प्रसाद चढ़ाकर वो थोड़ी देर वहीं बैठकर अपने मन को शांत करने लगी। इधर अमन ने कुछ सोचकर मैनेजर हसरत को कुछ बताया और उसके बाद अपनी गाड़ी से घर की ओर निकल गया। प्राची भी मंदिर से घर के लिए रवाना हो गई। अमन काफी टेंशन में था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कार ड्राइव कर रहा है, कैसे गाड़ी चला रहा है। उसे गुस्सा इतना आ रहा था कि वो गाड़ी की स्पीड को इतना बढ़ाता जा रहा था कि उसे ही होश नहीं था कि कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी है और कितना उसे नुकसान पहुंच सकता है। और ऐसा ही हुआ। आगे हाईवे पर जाकर अमन की गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। अमन इस एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गया। एक्सीडेंट की वजह से हाईवे पर चारों ओर भीड़ लग गई तो प्राची ने भी देखा और उससे रहा नहीं गया। वो भीड़ के पास जाकर सबकी ओर देखकर बोली, क्या हुआ? पता नहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया है, भीड़ में से एक इंसान बोला। तो प्राची ने कार के पास जाकर देखा, कार में अमन था। ये देखकर प्राची घबरा गई और उसकी ओर देखकर बोली, प्लीज 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 आप लोग एम्बुलेंस को फोन कीजिए। ये सुनकर वहां मौजूद सारे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, पर किसी ने भी ना तो पुलिस को फोन किया और ना ही एम्बुलेंस को। ये देखकर प्राची उनसे चिल्लाकर बोली, कोई भी ऐसा नहीं है जो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो। अरे मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, आप लोग को कुछ नहीं होगा, प्लीज फोन कीजिए। लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो ये देखकर प्राची ने खुद एम्बुलेंस को फोन किया। एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 60 से 70 साल की थी वो प्राची की मदद करने आया। प्राची ने उस बूढ़े आदमी की मदद से अमन को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अमन की कंडीशन काफी सीरियस थी, सिर पर चोट लगने की वजह से उसका काफी खून बह गया था। प्राची हॉस्पिटल में टहल रही थी, इतने में डॉक्टर उसके पास आकर बोला, आप लाई है ना इन्हें यहाँ? जी, आप मेरे साथ केबिन में चलिए, अब आगे क्या होगा। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा।